नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात कर्नाटक के जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना मामले की। शारीरिक शोषण मामले में प्रज्वल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने कहा है कि एसआईटी के सामने प्रज्वल को जल्द से जल्द हाजिर होना चाहिए, वरना गिरफ्तार होंगे। इससे पहले एसआईटी ने प्रज्वल द्वारा 7 दिन की मोहलत की मांग को ठुकरा दिया है। आपको बता दें, कुछ देर पहले उनके पिता ने आज एंटिसिपेटरी बेल की बेंगलुरु सत्र अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। तो 33 साल के प्रज्वल के खिलाफ महिलाओं के शारीरिक शोषण के कई टेप सामने आए और एक महिला ने उन पर और उनके पिता एचडी रेवन्ना पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। एक बार फिर आपको बता दें कि इस समय जो ताज़ा अपडेट यही है कि प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना ने बेंगलुरु सत्र अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। ಅವರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। और प्रज्वल के जर्मनी में होने के बारे में और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने के मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब सवाल पूछा गया, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना रहा। जो राजनीतिक क्लियरेंस लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इस ट्रैवल के लिए, इस विजिट के लिए ना कि हमसे मांगा गया और ना हमने कोई इशू किया है। वीज़ा नोट भी हम लोगों ने नहीं दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं उनको जर्मनी के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता है और हम लोगों ने इसके अलावे कोई और देश का उनको वीज़ा नोट भी नहीं दिया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी निहाल किदवई के पास। और संदीप शास्त्री जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। पहले निहाल, आज ताज़ा और क्या हुआ है इस पूरे मामले में, बता दीजिए। देखिए, इसमें दो बातें हुई हैं। पहली चीज़ कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई। अब से थोड़ी देर पहले कोर्ट ने कल तक के लिए इस पर सुनवाई टाल दी है क्योंकि उसने एसआईटी से ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए कहा है। कल उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। दूसरी बात यह है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने जिस महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी जब मैं ये लाइव कर रहा हूँ, लाइव चैट के दौरान उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। और तीसरा जो इसमें डेवलपमेंट ये है वो ये कि एक और महिला सामने आई है, जैसा कि कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर का कहना है, और उसने भी शिकायत दर्ज करवाई है। चूँकि ये महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी इस बारे में शेयर नहीं की जा रही है। जहाँ तक प्रज्वल रेवन्ना का सवाल है, तो उसके वकील ने जब कल एसआईटी के सामने गुहार लगाई थी कि प्रज्वल रेवन्ना को 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए, तो उसने कुछ बातें कही जो अहम है। कानूनी तौर पर ये अदालत में मान्य भी हो सकती हैं। वो ये है कि प्रज्वल रेवन्ना 27 अप्रैल को भारत से बाहर गए। 27 अप्रैल को उनके खिलाफ ना तो एसआईटी का गठन हुआ था, न ही कोई एफआईआर हुआ था, और ऐसी सूरत में प्रज्वल रेवन्ना को भगोड़ा नहीं कहा जा सकता है। उनकी दलील ये थी। उन्होंने जो दूसरी बात कही वो ये कही कि कोई भी शख्स ये खुद ही नहीं मान सकता है, प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता है कि आने वाले कितने दिनों में और कब और कौन सी एजेंसी उसके खिलाफ एफआईआर करेगी। इसलिए प्रज्वल रेवन्ना को जब नोटिस सर्व किया गया एसआईटी के सामने आने के लिए, उस वक्त प्रज्वल रेवन्ना देश में नहीं है, वो विदेश में हैं, और ऐसे में उन्हें 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर वो एसआईटी के सामने पेश होंगे। एसआईटी ने इसको नामंजूर कर दिया और इसके बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। तो ये सब तकनीकी। निहाल, संक्षेप में अगर एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है, इसका मतलब क्या वो विदेश में ही हैं या एक तरह से जो ये कदम है इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें 2 आरोपी हैं। एक है रेवन्ना, एचडी रेवन्ना, जो कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता है। यहाँ जो बेल के लिए जो अप्लाई किया गया है वो एचडी रेवन्ना ने किया, प्रज्वल रेवन्ना ने नहीं किया है, एचडी रेवन्ना ने किया, जो उनके पिता हैं। उन्हें भी आरोपी बनाया गया है एफआईआर में। जिस महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है उसने आरोपी नंबर 1 प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को बनाया है, जो कि देवेगौड़ा के बड़े बेटे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जमानत की अर्जी लगाई है। प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से जमानत की अर्जी नहीं लगाई गई है।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लैरिफिकेशन के लिए। तो खुद एचडी रेवन्ना ने अपने लिए एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई की। हमारे साथ संदीप शास्त्री भी मौजूद हैं। संदीप शास्त्री जी, जो ये तमाम घटनाक्रम हो रहा है उस समय हो रहा है जब चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का दौर चल रहा है, ये जो मामले सामने आ रहे हैं, कर्नाटक की राजनीति में क्या असर इसका? नेहा जी, जो स्थान जेडीएस लड़ रही है वहां पे तो चुनाव हो चुका है। 3 क्षेत्रों में जहां उनके उम्मीदवार थे वहां पे पिछले हफ्ते चुनाव हो चुका है। अगले हफ्ते जो 14 सीटों में चुनाव होगी वहां पे सब बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, जेडीएस का कोई कैंडिडेट नहीं है। इसलिए बीजेपी ये प्रयत्न कर रही है कि इस विषय से उनपे कोई असर ना हो, उनपे कोई इसका इम्पैक्ट ना हो। और जिस तरह से वो ये 14 सीटों में प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एक एक्सपेक्टेशन है कि कैंपेन में वही इश्यू प्रोमिनेंट रहेगा और दूसरे सब इश्यूज उसके द्वारा कैमोफ्लेज हो जाएंगे। अभी ये विषय इन 14 स्थानों में कोई महत्व रखेगा, ये ऑपोजिशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसका उपयोग अपने चुनावी रणनीति में वो करेंगे। एक मौका तो उन्हें है, लेकिन इस मौका का वो सही उपयोग करेंगे, उसको कैंपेन में सही तरह से आगे लाएंगे, वो अभी देखना पड़ेगा। पर मुझे तो लगता है कि आज की परिस्थिति में नॉर्दर्न कर्नाटका में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे विषय अलग हैं और शायद इसका ज्यादा इम्पैक्ट कर्नाटका में उतना नहीं रहेगा, क्योंकि जहां जेडीएस का स्ट्रेंथ था उन क्षेत्रों में चुनाव ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल, जो हासन से हैं सांसद प्रज्वल और वहीं से अपने चुनाव के बाद वो चले गए थे बाहर। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ सर, ठीक है आपने कहा कि उन इलाकों में नहीं है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। आज ही हम देख रहे थे राहुल गांधी कर्नाटक में हैं, रैलियां कर रहे हैं, उन्होंने इस मसले को उठाया भी है। आपने ये कहा है कि विपक्ष से किस हद तक उठा सकता है, लेकिन एक परसेप्शन की भी राजनीति होती है, उस लिहाज से क्या असर देखा जा रहा है? इस परसेप्शन के राजनीति पे बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने ये बात कही है कि अगर किसी ने गलती किया है तो उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये उनके सब नेताओं ने कहा है। सो ये बात मुझे लगता है बीजेपी के उम्मीदवार 14 क्षेत्रों में इस बात को दोहराएंगे अगर कोई विपक्ष की तरफ से इस बात को उठाएगा। तो बीजेपी का डिफेंस क्लियरली ये रहेगा कि वो हमारा कैंडिडेट नहीं है, हमारे सहयोगी दल का कैंडिडेट है और हम इस विषय पे पूरी सख्ती बरतेंगे। तो वो बात तो बीजेपी जरूर कहेगी। क्या ये परसेप्शन बैटल में वो इफेक्टिव रहेगा? मुझे लगता है ये डिपेंड करता है किस सख्ती से ऑपोजिशन इस विषय को उठा सकता है और किस इमेजिनेशन से, किस इमेजिनेटिव वे में इस विषय को वो चुनावी मुद्दा के रूप में पेश करेगा, उस पे डिपेंड करता है मुझे लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो एक तरफ हम देख सकते हैं इस मामले में एसआईटी ने लुकआउट नोटिस प्रज्वल रेवन्ना के लिए जारी कर दिया और दूसरी तरफ एचडी रेवन्ना जो उनके पिता हैं उन्होंने अपने लिए अंतरिम जमानत की अर्जी आज सत्र अदालत में दी है। बहरहाल आइए इस मामले से आगे बढ़ते हैं। चुनावी दिन है और जैसे जैसे मौसम की गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक गर्मी एक तरह से बढ़ रही है। आज रैलियों की बात कर लें, किन नेताओं की कहां पर रैलीज हो रही हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात में 4 रैलियों का कार्यक्रम है और राहुल गांधी भी कर्नाटक में हैं, 2 रैलियां कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ में हैं और मध्य प्रदेश में 2-2 रैलियां कर रही हैं। सुनीता केजरीवाल आज गुजरात में हैं और उन्होंने वहां पे रैलियां की हैं। तो एक तस्वीर आपको इस चुनावी मौसम में हम रैलियों की दिखा रहे हैं। मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 ऊर्जा के माध्यम से अब तय ये हुआ है कि हर घर के छत पर सौर ऊर्जा दी जाएगी ताकि उसका बिजली। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद।
और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। भारत मां की ये बेटी आपसे विनती करती है कि इस देश को बचा लो। ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, इसे बचा लो। इस लोकतंत्र को बचा लो। आप सब अपने वोट की ताकत को समझो। आप सब वोट देने जाएंगे, सभी को वोट जरूर जाना है और झाड़ू का बटन दबाना है। झाड़ू का बटन दबाएंगे। तो अमेठी और रायबरेली से क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगे, ये कयास चल ही रहे हैं। और इस बीच बीजेपी ने अमेठी के बाद रायबरेली का टिकट घोषित कर दिया। रायबरेली से दिनेश सिंह उम्मीदवार होने जा रहे हैं, जिन्हें 2019 में सोनिया गांधी ने हराया था। दिनेश सिंह से बात की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। रायबरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया है। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी होंगे। दिनेश जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बार फिर आप रायबरेली सीट पर होंगे, लेकिन आपके सामने सोनिया जी नहीं होंगी। किसको उम्मीद कर रहे हैं आप? मेरे सामने तो कमल का चुनाव निशान है। विपक्ष में कौन है मैं नहीं देखता हूं। मुझे चिड़िया की आंख की तरह अपने कमल का सम्मान, अपने कमल की इज्जत, अपने कमल की विजय सिर्फ दिखाई देती है और मैं समझता हूं कि मैं इसको सुनिश्चित कराने में सफल हूँ। एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि अमेठी से बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन रायबरेली वो किला अभी कहा जा रहा है जिसको अब तक आप फतेह नहीं कर पाए हैं। किस तरह की तैयारियां होंगी? नहीं, अमेठी में भी जितने अंतराल के बाद कमल खिला है, उसी अंतराल में आप मान लीजिए 2024 में रायबरेली में कमल खिलेगा। आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी एक बार चुनाव हारी हैं, दोबारा जीती हैं। रायबरेली में एक बार जनता जानने में वक्त लगाती है। 5 साल में रायबरेली की जनता ने जान लिया है कि हमारे हक में गांधी परिवार नहीं है। ये लोग एक बार वोट लेते हैं और 10-10 साल लौट के नहीं आते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि मेरे लिए कोई ये लोग महत्व रखते हैं। मैं तो कमल खिलाना मेरी प्राथमिकता है, मैं उसे खिलाऊंगा। आखिरी सवाल, प्रियंका जी अगर आती हैं, पहली बार चुनाव लड़ती हैं, किस तरह की चुनौती मानते हो? मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं प्रियंका गांधी की मां, जो रायबरेली से 2019 में 4 बार चुनाव जीत चुकी थी, मैं उनसे लड़ा हूं। मेरे लिए उनकी अपरिपक्व संस्कारहीन बिटिया महत्व तो नहीं रखती है। मुझे दुख है कि जिस बेटी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बार ये कह दिया था ये हमारी बिटिया है, और पलट के प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं राजीव गांधी की बिटिया हूं। मेरी भारतीय संस्कार संस्कृति में आपकी बेटी है तो मैं उसे अपनी बेटी कह करके ही पुकारता हूं। ये हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति है। और जो बेटी का मतलब न समझ सके, अगर देश का प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी को बिटिया कह के पुकारे तो ये गर्व की बात है। इसके बजाय प्रियंका गांधी उन्हें ये कहती हैं कि मैं मोदी की बिटिया नहीं हूं, मैं राजीव गांधी की बिटिया हूं। ये भली भांति मोदी भी जानते हैं, और मोदी जी की आयु प्रियंका गांधी से काफी ज्यादा है। वो जानते थे कि हमारी बिटिया नहीं है, लेकिन अगर प्यार में, इज्जत में हमारे देश का प्रधानमंत्री उन्हें अपनी बिटिया कहता है तो मुझे तो गर्व होगा। लेकिन जो ये भारतीय संस्कार संस्कृति ना जाने, उसे देश में इज्जत नहीं मिल सकती किसी दशा में। प्रियंका गांधी सम्मान के लायक नहीं है।
तो दिनेश प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अब उनकी लड़ाई किससे होगी ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने अपना जो पुराना एक नाम है, एक चेहरा है दिनेश प्रताप सिंह का, जो रायबरेली से ही हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, उनको एक बार फिर से इस सीट से उतारा है। तो फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी कौन होगा उसके बाद तय हो जाएगा कि रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह बनाम प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या फिर कोई और। अपने सहयोगी फैज अब्बास और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। देश के 16 राज्यों में मई महीने में 2 से 8 दिन तक लू चलने या हीट वेव का पूर्वानुमान है। इन राज्यों में चुनाव भी होना है, जाहिर है गर्मी का असर मतदान पर भी पड़ सकता है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेनरॉय से NDTV के हिमांशु शेखर मिश्र ने बात की। भारतीय मौसम विभाग ने मई महीने में औसत से अधिक मैक्सिमम टेम्परेचर रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मई महीने में मेरे साथ डॉक्टर सोमा सेनरॉय, वरिष्ठ वैज्ञानिक मौसम विभाग के। ये आपका हीट वेव मैप है और इसमें दिख रहा है कि एक बड़ा हिस्सा देश का आज हीट वेव से जूझ रहा है। जो आपका मई का फोरकास्ट है मैं देख रहा था, करीब 16 राज्य हैं जहां पर आपने कहा है कि 2 से 4 दिन या 5 से 8 दिन एबव नॉर्मल नंबर ऑफ हीट वेव डेज रहेगा, और विशेषकर 5 से 8 दिन एबव नॉर्मल हीट वेव डेज आपने फोरकास्ट किया है वेस्ट MP, मध्य प्रदेश, मध्य विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात। तो ये प्रॉब्लम स्टेट्स हैं, यहाँ पे चुनाव भी होने वाले हैं। तो आपको लगता है कि इसका एक साया चुनावों पे, चुनावी गतिविधियों पे भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने जिस एरिया का हमने फोरकास्ट दिया है कि टेम्परेचर्स ज़्यादा रहेंगे, वहीं पर आपका जब चुनाव का होगा तो चुनाव से पहले भी जो रैलीज होते हैं, जो नुक्कड़ मीटिंग्स होते हैं, जो पब्लिक एक जगह इकट्ठा होता है बाहर में, जो हमारा आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो वोटिंग सेफ्टी के लिए रहते हैं, उनके ऊपर इसका असर बहुत तीव्र हो सकती है। तो साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी नॉर्थ इंडिया के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स भी ब्लो कर रहे हैं, तो लू जैसे हवाओं के लिए आपका हीट स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा आ रही है। तो हम ये फोरकास्ट सिर्फ हीट वेव का नहीं दे रहे हैं, हम साथ ही साथ टेम्परेचर्स के मैक्सिमम टेम्परेचर्स के साथ मिनिमम टेम्परेचर्स को रिलेट करके वार्म नाइट का भी फोरकास्ट दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस का भी फोरकास्ट दे रहे हैं। तो जैसे हमें लगेगा कि दोबारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी अगर बढ़ने का संभावना रहेगा, हम वो गतिविधि मार्क करते रहेंगे, और उसका मीडियम से एक्सटेंडेड रेंज यानी कि 15 दिन से 1 दिन से लेकर 15 दिन का फोरकास्ट हम अपडेट करते रहेंगे, 15 दिन तक का वीकली स्केल में, और 1 दिन वाला हम 5 दिन तक हम डेली स्केल में अपडेट करते रहेंगे। हेलो मोटो।